दिलीप घोष जी, सबसे पहले तो जो रणनीति आपकी है बेहद आक्रामक पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी का कहना है, आज की जो ताजा बयान पर एक एक करके हर सवाल पर आएंगे, उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी को टीम बी की तरह लॉन्च किया गया है माइनॉरिटी वोट को बांटने के लिए। इस पर आपका जवाब? नहीं, देखिए, आज बंगाल में भाजपा की इतनी ताकत है, वो अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ताओं के सहारे पर बंगाल में परिवर्तन कर सकता है। कोई असदुद्दीन ओवैसी की हमको जरूरत नहीं पड़ी 18 पार्लियामेंट्री सीट जीतने के लिए। 40% से ऊपर वोट बंगाल के सामान्य जनता ने हमको दिया है और इसमें हमारे 132 कार्यकर्ताओं की बलिदान हुई है, जिनकी राजनीतिक हत्या हुई है, और लगभग 28,000 केसेस हम लड़ रहे हैं। हजारों लोग घर छोड़कर पुलिस का डर से भागे हुए हैं और हजारों लोग जेल में हैं। एक प्रकार क्रांति चल रही है यहाँ सत्ता परिवर्तन की। उसी रास्ता में रोड़ा के रूप में ममता बनर्जी हैं, जो यहाँ लोकतंत्र को हत्या कर चुकी है, कानून व्यवस्था को खत्म कर चुकी है। इस प्रकार एक एनार्की में हम काम कर रहे हैं। आज लग रहा है ओवैसी जी को कि बंगाल के मुसलमान पीड़ित है, वंचित है। हम भी पहले से बात बोल रहे हैं। बंगाल के ये जो सचार कमीशन है, उन्होंने बोला है कि बंगाल के मुसलमान पीछे। हम भी बोलते हैं, मानते भी हैं। गुजरात का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का मुसलमान को देखिए, जहां भाजपा का राज था या तो है। बंगाल में कोई भाजपा का राज नहीं रहा है कि मुसलमानों को हमने शोषण किया है। जिन्होंने मुसलमानों का नुमाइंदे हैं, उन्हीं लोगों ने इनका ये हाल किया है। इसलिए ठीक है, वैसी जी आएंगे नहीं आएंगे और टीएमसी किए गए उनकी बात है, लेकिन भाजपा अपना मिशन पर लगू है और इस मिशन के कारण जो त्याग बलिदान हम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर दूसरे लोग हमारे पार्टी में जोड़ रहे हैं। 18 सीटें जब आप लोकसभा में जीत ही चुके थे, तो विधानसभा आते आते आपको उनकी पार्टी को पोच करने की जरूरत क्यों पड़ गई? शुभेंदु अधिकारी को लेने का क्या अर्थ है? यही ना कि आप उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं उल्टा पूछता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर से कि आप भरपूर मेजोरिटी लेकर के 294 में से 211 सीट जीते आप, और उसके ऊपर 18-15 सीट तोड़ के लाए कांग्रेस सीपीएम से। तोड़ना तो सीखा हमने उनसे, लेकिन भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। आप सत्ता में होते हुए, मेजोरिटी होते हुए, आपके पार्टी छोड़कर लोग क्यों भाग रहे हैं? लोकसभा चुनाव के पहले उनके 3 सीटिंग एमपी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, रिजाइन करके। 8, 10, 12 एमएलए ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो पार्टी का, हमारे 2 एमपी थे और 3 एमएलए हम लोग थे, उस पार्टी में क्यों लोग आ रहे हैं? मतलब दिलीप जी, आप कंफर्म कर रहे हैं आज तक पर कि शुभेंदु अधिकारी जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर होंगे तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए पार्टी छोड़ा है उन्होंने? नहीं, ये कंफर्म मेरे पास भी न्यूज नहीं है, ये अटकलें हैं, आप लोग चर्चा में लाए हैं। लेकिन उसी तरफ कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। इतने बड़े बड़े नेता को स्वागत किया है, उससे हमको लाभ मिला है। शुभेंदु बाबू एक बड़े सफल लीडर है। टीएमसी को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको लग रहा है कि उस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए उनके जैसा कई नेता इस प्रकार बयान देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। दिलीप जी, इतना आक्रामक तेवर अपनाने की क्या जरूरत है? जो अन्य ये आपके कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है, उस पर मैं आऊंगी सर, लेकिन आप ही के कुछ बयान में आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। आपने पहले कहा है कि बदलाव होगा, और साथ ही वो आप ही सुना दीजिए, आपने जो कहा है। मैंने आपकी 3-4 बयान, बदलाव होबे, बदलो होबे, मतलब बदला भी लेंगे। राजनीति में बदला क्या चीज है सर? आप देख रहे हैं जब हिंसा का इतिहास रहा है जी, फिर ऐसे उकसाने की क्या जरूरत है? हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्लोगन दिया था 11 में कि बदल होवे, बदला न हो, बदला होवे, बदल होवे, मतलब बदला नहीं लेंगे, बदल होगा। लेकिन आज उनसे ज्यादा बदला कौन ले रहे हैं? हमारे 132 कार्यकर्ताओं की जो मौतें हुई हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता, गुंडा और पुलिस के द्वारा हुआ है। मेरे ऊपर 6 बार आक्रमण, मेरा गाड़ी तोड़ा गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा गया, उस दिन 4 नेताओं को चोट लगा, मेरे राष्ट्रीय नेताओं को 10-12 गाड़ियां तोड़ी गई है। 28,000 केसेस, फॉल्स केसेस, उसमें कौन सा केस नहीं है? हमारे कार्यकर्ता क्यों? हम भाजपा करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर केस डाला जाएगा। घर में रहने नहीं देंगे, घर का खाना खाने नहीं देंगे, जेल में ठोस देंगे, और 4 थाने में केस एक साथ, एक कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो हमने बोला खाली बदल नहीं होगा, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है, संविधान को, लोकतंत्र को जो क्षत किए हैं, उनके साथ बदला भी हम लेंगे, और वो कानूनी ढंग से ही होगा। लेकिन दादा, उनका कहना है कि जहां पर भी किसी की मौत होती है या हत्या होती है, टीएमसी तो यही कहती है, वो कह रही है कि आप चले जाते हैं, उनको कहते हैं ये तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं।
ये कहना है उनका कि आप लोग लाशों की राजनीति कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब होगा? नहीं, लाश की राजनीति तो ममता बनर्जी ने किया है। जंगल महल में 200 किलोमीटर दूर कोई मारा जाता था, उसका लाश लेके कलकत्ता में जाम करते थे, रोड जाम करते थे। हमने इस प्रकार राजनीति नहीं की है। हमने आरोप लगाया है एक नौजवान कार्यकर्ता 22 साल का, उसको मार के पेड़ में टांग दिया जाता है और उस लाश के नीचे एसपी खड़ा होकर बोलता है एक सुसाइड केस है। ना लाश को उतारा गया, ना हाथ लगाया गया, ना पोस्टमार्टम किया गया। और एक नहीं है, एमएलए को मार दिया गया है, एक से नेताओं को मारा जा रहा है। एक नहीं, हर 2-3 दिन में एक घटना होती है। दुर्गा पूजा के समय भी 6-6 लोगों की हत्याएं हुई है। तो अगर हम आरोप लगाते हैं कि बेबुनियाद, और एक का भी सजा किसी का हत्याकारी को नहीं हुई है। हर रोज यहाँ बलात्कार और हत्याएं होती महिलाओं की, किसी पर ना तो चार्जशीट है, ना तो किसी को सजा है। इसका मतलब ये सरकार की पॉलिसी बन चुकी है, भय पैदा करके, हिंसा करके सत्ता पर काबिज रहना। आप कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र अफसर सब जानबूझकर बीजेपी को टारगेट करते हैं या बीजेपी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो कहती है कि राज्यपाल तक बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, जो बात इसे यहाँ किसी को उठाने की हिम्मत नहीं है। आपका मीडिया को भी हिम्मत नहीं है। उनको उठाकर रात 12 बजे थाना में बंद कर दिया जाता है, 6-6 घंटा उनका पूछताछ किया जाता है बिना मतलब का। क्या इशू था? नहीं, जो आम्फान का तूफान आया उसमें 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को दिया था, वो पैसा लूट गया, टीएमसी के जितने कार्यकर्ता का खाते में चला गया। ये विषय उठाया किसी मीडिया ने, उनके ऑफिसर को लेकर रात भर थाने में बंद करके उनको पूछताछ किया गया, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार डराने का जो डर का वातावरण बना है, किसी ने उसका और खंडन नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर गवर्नर यहाँ आकर के, वो संविधान का प्रतिरूप है, वो इस प्रकार विषय पर उंगली उठाते हैं तो उसमें दोष क्या है? इनके पास उसका कट नहीं है। उनको व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके बारे में क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, खुद ममता बनर्जी करती हैं। तो यहाँ तो मैंने सौजन्य भी नहीं है, नीति भी नहीं है, संविधान नहीं है, लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। और इसलिए इस परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी भाषा मीठा निकलेगा ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? लेकिन आप ममता बनर्जी को कई वर्षों से देख रहे होंगे दिलीप घोष जी। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, देखिए राजनीति तो होती रहती है, लेकिन उनकी भी एक संघर्ष की राजनीति रही है। वाम दलों के गढ़ को उन्होंने किस तरह से ललकारा, चुनौती दी, सत्ता में आई, लगातार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर रही। आप लोग अब चुनौती दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बाहरी लोग, चूंकि आपके तमाम केंद्रीय नेता मंत्री सब पहुंच रहे हैं बारी बारी, कैलाश विजयवर्गीय ने वहां डेरा डाला हुआ है, आपके बीजेपी अध्यक्ष पहुंचते हैं बार बार, गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर बार बार पहुंचते हैं। वो कह रही है कि बाहरी लोग आकर बंगाल को गुजरात नहीं बनाने दूंगी, बाहरी लोग यहाँ पर आके बंगाल की फिजा खराब कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इस पर आपका जवाब? देखिए, मैं आपकी इस मत पर दिमत करता हूं कि बहुत बड़ा संघर्ष किया है। कोई भी नेता होता है, चुनाव के लिए लड़ता है, मरता है, दूसरे लोगों को मरवा करके अव्यवस्था पैदा करता है। एक विशेष परिस्थिति के कारण वामपंथियों के ऊपर लोग इतने नाराज थे, उनकी राज भी ऐसी घिनौना, ऐसे हिंसक था, उससे बचने के लिए लोगों ने दूसरे उनको माध्यम के रूप में लिया। ना तो ममता बनर्जी का कोई विचार है, न कोई कार्य पद्धति है, ना कोई संगठन है, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। मजबूरी में लोगों ने उनको स्वीकार किया था। किसी ने उम्मीद नहीं की उन्होंने सोनार बंगला बना देंगे। आज वही हुआ सामने। आज भी संगठन नहीं है, केवल पुलिस के बल पर विरोधियों को रोक करके सत्ता उपभोग करना। अब देखिए, 118 निगम और विधान परिषद, नगर परिषद का चुनाव बाकी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से। क्यों नहीं चुनाव होता है? हैदराबाद में हो सकता है, राजस्थान में है, लद्दाख में और बोडोलैंड में हो सकता है। बंगाल में क्यों नहीं चुनाव करते हैं? 2-2 साल से लोगों को वंचित कर रखे हैं सेवा से। क्यों प्रतिनिधि नहीं है यहाँ? इसका मतलब आप डरती है कि चुनाव होने से भाजपा जीत जाएगा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान नहीं देती है, सुरक्षा नहीं देती है, उनको क्या किया जाए? तो इस प्रकार एक राज्य में हम राजनीति कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, होम मिनिस्टर नहीं आएंगे, उनको बाहर ही कहा जाएगा। और बांग्लादेश से रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, घुसपैठिया मुस्लिम आ रहे हैं, वहां के अभिनेताओं को ला करके यहाँ प्रचार कराएगा लोकसभा चुनाव में। वो बाहरी नहीं है। यहाँ शाहरुख खान आकर के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वो बाहरी नहीं है क्या? प्रशांत किशोर जी यहाँ स्ट्रेटेजी मेकर हैं, वो बाहरी नहीं है क्या? बंगाल के लोगों पर जिनका भरोसा नहीं है वो इस प्रकार बोलते हैं। चूंकि आपने रोहिंग्यास का जिक्र किया, सीएएनआरसी को आप लोग सबसे बड़ा वहां मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कई बार आप लोगों ने उसके समर्थन में रैली निकाली, जब उसके विरोध में लोग सामने आते हैं तो कई बार भाषाई हिंसा। मैं आप ही के कई बयान देख रही थी जिसमें आपने एक बार कहा कि हाथ पैर तोड़ देंगे, हैंड्स, लेग्स, रिब्स एंड हेड्स विल बी ब्रोकन। ये क्या है सर?
आप बीजेपी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को खून करके नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ में लटका सकते हैं, और मैं इतना बोल भी नहीं सकता हूं कि आपका हाथ पांव तोड़ दूंगा। गुनाह मेरा है, जो खून करते हैं उनका गुनाह नहीं, उनको रस्सी से बांधना चाहिए, कोई उंगली नहीं उठाता, एक एफआईआर नहीं होता है। और दिलीप घोष इसका प्रतिवाद में बोला तो दिलीप घोष गुनाहगार हो गया। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या? जो भी होगा मान लेंगे। हमने लोकतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का जिंदगी को सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह बोला है कि अन्याय का प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़ने से प्रतिशोध लो। हम श्यामा प्रसाद का भाषा समझते हैं, दूसरे को भाषा को नहीं अमल देते हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री सब कह रहे हैं अब की बार 200 पार। आप वहां जमीनी हकीकत देख रहे हैं, कितना पार? और क्या मैं अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे आप? हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अमित भाई ने यहां हमको टारगेट दिया था 21 सीट, 50%, 42 में से, और हमने जी जान लगाया, 18 जीता है। हमारे राष्ट्रीय नेता बोल देते हैं, उसके लिए हम जान लगाने के लिए तैयार हैं। तो 2-3 सीट थोड़ी थोड़ी वोट से हम हार गए, क्योंकि पहले बार हम लड़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने बोला 200 सीट, 201 होगा, 199 नहीं होगा, और ये हम करके दिखाएंगे, उसके लिए जी जान लगा देंगे, और करके दिखाया हमने। और चीफ मिनिस्टर की बात है, पार्टी की एक विशेष पद्धति है, उसके अंदर पार्टी को जिताने का जिम्मेदारी हमको पार्टी दिया है, वो हम करेंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात जी जान लगा के काम कर रहे हैं। बंगाल के जनता का विश्वास हमने जीता है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है, इसी भरोसा से हम बोल रहे हैं कि 200 सीट पार कर देंगे। दिलीप घोष जी, आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।